माने या नहीं माने, कुछ लोग तो अपने बाप को बाप नहीं मानते। तो जीत गया, भारत को बौद्ध में बनाना पड़ेगा, इस देश को दोबारा फिर बौद्ध की शिक्षाओं में जाना पड़ेगा। हमारा बहुजन समाज है, उसमें ये 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति जो उन्होंने आलोचना की है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। क्या बात। युवा 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उस 22 प्रतिज्ञा में जो 21 प्रतिज्ञा उसका ज्यादा विरोध नहीं है। विरोध जो हो रहा है कि हम कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा नहीं कराएंगे, वो अभी भी रोका है, बाधा उत्पन्न की है। वो जो कानून और इस तरह की धमकियों से हमें नहीं रोक पाएंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे भी नहीं, हम बढ़ेंगे। हम बाबा साहब का जो संविधान है वो हमारे साथ है। शासन की कोई जिम्मेदारी बनती है, इतनी बड़ी वार्निंग आती है धमकारमा चलाने वाले शख्सियत पर? नहीं, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। पुलिस कार्रवाई है, पुलिस को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए जो उन्होंने अभी तक नहीं की है। देश में आज के टाइम में न्याय नहीं हो रहा, यहाँ अन्याय हो रहा है। अन्याय किस तरह से हो रहा कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी पे जो भी घटनाएं हो रही है उस पे पुलिस भी संज्ञान नहीं लेती है और ये सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ समता मैत्री भाईचारा जो है, जो भगवान बुद्ध कहते हैं, उसका शासन होना चाहिए। यहाँ ये भारत पूरा प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प था। अगर ये पूरा भारत प्रबुद्ध भारत बन जाएगा तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, वो जितने अत्याचार हो रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि अत्याचार हो रहे जातियों के हिसाब से, यहाँ अगर जातियां ही नहीं रहेंगी तो अत्याचार बंद हो जाएंगे। और जाति तोड़ने का हम बोल रहे अपने उसमें कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसका एक ही तरीका है कि हम सब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और 2025 तक ये भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। जिस प्रकार से नदियां समुद्र में मिल गए, यही पता नहीं चलता है कौन सी नदी थी कौन सी नहीं, किस समाज से आदमी आया है, किस जाति से आया। जब वो बौद्ध धर्म में आ जाएगा तो यही पता नहीं चलेगा वो कहाँ से आया है, वो बुद्धिस्ट हो जाएगा और उसका मन निर्मल हो जाएगा, वो भी समता मैत्री भाईचारे पे काम करेगा। उसी पे हमारा सब काम चल रहा है। धम्म कारवां को रोकने के लिए, धम्म कारवां आगे बढ़ रहा था, बुद्ध रथ यात्रा हो रही थी और इसको रोकने के लिए, इसको कमजोर बनाने के लिए तो नहीं ये सारा प्रक्रम खेला गया? नहीं, दरअसल क्या है, जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उस 22 प्रतिज्ञा में जो 21 प्रतिज्ञा उसका ज्यादा विरोध नहीं है। विरोध जो हो रहा है कि हम कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा नहीं कराएंगे, वो एक तरह से बिजनेस पे सीधा अटैक है। तो हमारा जो कहना है कि कई हजार करोड़ों का जो बिजनेस होता था वो खत्म होता जा रहा और उससे क्या हो रहा कि जो पाखंडवाद है वो खत्म होता हुआ जा रहा। वही इनको दिक्कत कर रहा है कि हम कोई भी संस्कार, कोई पिंडदान इस तरह का नहीं करेंगे जो ब्राह्मणों के द्वारा कोई भी संस्कार होगा उसे हम नहीं कराएंगे। अभी बुद्धिज्म पूरी तरह से देश में कहाँ एक्टिव हुआ है? अभी हम प्रांतों में जाएं तो लोगों को जय भीम तक तो मालूम नहीं है, बुद्धिज्म तो दूर की बात है। अभी जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, उनका जो सपना था, जो उनका संकल्प था, वो पूरा उस टाइम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि वे 1 महीना 22 दिन बाद उनका महापरिनिर्वाण हो गया। जब महापरिनिर्वाण हो गया तो कुछ हमारे जो संगठन है उन्होंने छोटा छोटा काम किया, ऐसे नहीं उन्होंने नहीं किया, जितना उन्होंने किया उसको सैल्यूट करना चाहिए। जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने घोषणा की, संकल्प लिया कि हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे 2025 तक, उसका जो पहला पड़ाव था, जो ये अभी 5 अक्टूबर 2022 को उसको हमने 10,000 का टारगेट लिया, उसमें 13,000 लोगों ने धर्म की दीक्षा ली और लगभग अब तक पूरे भारत में 2 लाख से ज्यादा लोग धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। अगर इस तरह से कार्रवाई इतनी तेजी से बढ़ रहा तो 2025 की आवश्यकता नहीं है, 2024 तक पूरा भारत प्रबुद्ध भारत बन जाएगा और ये भारत जो बाबा साहब का जो संकल्प था, जो सपना था, वो पूरा हो जाएगा। मिशन जय भीम के सिपाही पुष्पंकर देव जी हैं। सर, ये इतने सारे हादसे हो रहे हैं पूरे भारत में हमारे लोगों को कमजोर बनाने के लिए। इवन हमारे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी सुरक्षित नहीं है, अभी उन्होंने कई बार इस मामले को मीडिया में कहा है।
स्ट्रीम मीडिया अपने जाति धर्म का प्रचार प्रसार खुले स्तर पर करती है, उस पर कोई बाधा नहीं आती, जबकि वो सारा गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। ज्योतिष का भी वो खुला प्रचार करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लोगों के साथ तो हमेशा से उत्पीड़न होता रहा है, लेकिन मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। ये तो भला हो सोशल मीडिया का, आप लोगों का, कि आप लोग इसको दिखाने लगे, तब से ये पूरे देश में जाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगा, वरना तो कोई हमारा करता ही कहाँ है। ये तो आप लोगों का वो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मिशन जय भीम अब इस समय में कोई बाधा आई है ये सारे हादसों के दौरान? नहीं, मिशन जय भीम को तो आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन सब हादसाओं का पता लगता रहता है, जो हादसा हो रहे हैं, और इन हादसों के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। चाहे वो पानी घड़ा छूने की बात हो, चाहे वो जो है आपका मूछें रखने की बात हो, या कोई और दूसरी बातें हो। राजेंद्र गौतम जी का जान से मारने की जो धमकी दी गई है सर काट के लाने की, क्या उस बाबा की गिरफ्तारी संभव है? नहीं, हम तो उसकी मांग करेंगे, लेकिन हमें ज्यादा संभावनाएं लगती नहीं है। कारण क्या है कि वो भी मनुवाद का पक्षधर है, और ये जो मनुवाद जो है वो भी मनुवादी हैं, और जो केंद्र में सरकार है वो भी मनुवादी है, और उत्तर प्रदेश और बाकी कई राज्यों में मनुवाद की सरकार चल रही है, तो वो अपने खिलाफ क्यों करेंगे? तो क्या इसका मतलब ये मामले हम पूरी तरह से असुरक्षित हैं? नहीं, हम तो असुरक्षित पहले से हैं ही। ये तो इसके लिए तो सत्ता बदलनी पड़ेगी भाई, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सत्ता कैसे बदले? यदि इस देश में ईवीएम के रहते सत्ता कैसे? नहीं, ईवीएम के रहते सत्ता बदलेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को एकजुट होकर काम तो करना ही पड़ेगा, और जब हम एकजुट हो जाएंगे तो दूसरे वाले को डर लगने लगता है। ये तो आप मान ही लीजिए। यानी यूनिटी से हम, हाँ, यूनिटी एक रास्ता है हमारा, हाँ, दूसरे को कमजोर कर सकते हैं, और अब मिशन जय भीम जो है यूनिटी के लिए ही काम करता है। हमारे एक आंदोलन पे होते ही दुश्मन में दहशत की लहर तो दौड़ जाती है। नहीं, दौड़ी है, और मिशन जय भीम तो पूरी तरह से समर्पित है। ये तो हमारा बिल्कुल मदर ऑर्गेनाइजेशन। क्या वो प्रशासन और कानून के दम पे फिर दोबारा से हमें रोक पाएंगे फर्जी कानून के अंतर्गत? नहीं, कि अभी भी रोका है, बाधा उत्पन्न की है। वो जो कानून और इस तरह की धमकियों से हमें नहीं रोक पाएंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे भी नहीं, हम बढ़ेंगे। करते हैं अक्सर अपने बुद्धिज्म के हर एक मूवमेंट में कि तथागत गौतम बुद्ध ने अहिंसा की बात नहीं करी है, लेकिन आप बुद्धिज्म में कई बार कहते हैं कि जो हिंसा की बात आ जाती है कि जो आदमी पागल हो गया है उसको मार, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, समाज ने अपनी ताकत को पहचाने, जो तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा यदि हम सही मायने मानकर चलें, और 2 अप्रैल ज्यादा उंगली माल जैसे हिंसक व्यक्ति को, जिसने 999 लोगों की हत्या करके अपने गले में उंगली की माला बना ली थी, ऐसे व्यक्ति को अपनी करुणा और मैत्री से भिक्षु बनाने का काम किया, तो ये हमारे दिमाग की उपज है। हम कितना उस व्यक्ति को किस लाइन तक ला सकते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में अपनी सुरक्षा भी है। जहां हमारे लिए जान का खतरा हो, उदाहरण के लिए घर में सांप निकल जाए, वो जिसको भी काटेगा उसका जीवन बर्बाद कर देगा। इसी तरह से रास्ते में चलते हुए कोई पागल कुत्ता आ जाए, वो भी जिसको काटेगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूँ कि जहां अपने जान सुरक्षा खतरे में हो, वहां पर अपनी रक्षा भी करनी चाहिए। ये तथागत गौतम के लिए बताएं सर, जानवरों की बात नहीं करेंगे हम, ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, मानव के लिए। यदि किसी इंसान में कोई कमी आ गई, जैसे उंगली माल का भी आपने उदाहरण दिया, हाँ जी, इस पर बताएं। तो ऐसा है, अगर कोई जहां हमारी जान खतरे में है तो हमने अपने बचाव के लिए हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जहां हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। लेकिन साहब बुद्ध ने तो कभी हथियार नहीं उठाए। ऐसा है कि बुद्ध के समय में इतने हथियार नहीं थे, विचार ऐसे नहीं थे। आज जब अपनी जान ही नहीं रहेगी, अपनी सुरक्षा के लिए तो हमने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। आर्य तो तब भी एक्टिव थे सर, जैसे आज एक्टिव है ऐसे उस समय एक्टिव थे आर्य। वो एक्टिव थे तो हमारे लोग भी एक्टिव थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे लोगों को दानव कह दिया, मानव को दानव बना दिया, ये देवता बन गए, वो असुर बना दिए। वैसे तो आर्यों की क्या कहानी है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे? ऐसा है, ये तो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने भारत की खोज में लिखा है कि आर्य यूरेनेशिया से आए थे। ये आप मानने को तैयार हैं? ये माने या न माने, कुछ लोग तो अपने बाप को बाप नहीं मानते। तो जीत के आगे अगर जीत हो तो सही हो, लेकिन ऐसे लोगों की जीत होनी चाहिए जिसमें समाज को फायदा हो, और जिससे नुकसान होता हो वो जीत किसी काम की नहीं है। भारत को बौद्ध में बनाना पड़ेगा, इस देश को दोबारा फिर बौद्ध की शिक्षाओं में जाना पड़ेगा,
और मैं समझता हूँ ये जो धार्मिक क्रांति हो रही है यहाँ जी 5 अक्टूबर से लेकर के आज जो 8 नवंबर आ गया, मैं समझता हूँ धार्मिक क्रांति उत्तर भारत में बहुत बड़ी हो सर रही है। मुझे तो लगता है जो बहुजन और बौद्ध अम्बेडकरवाद की बात करते हैं सबसे ज्यादा 90% तो वही नकली हैं। ऐसा है नकली, आप निकाल के देख लीजिएगा, ऐसा है नकली कहोगे तो मैं असली पूरे की बात भारत में घुमा दूंगा आपको। वो बात कैसे बदलेगी तस्वीर, कैसे बौद्ध में भारत बनेगा? ऐसा मैं हरियाणा में रहता हूँ जी। और अभी मैं देख रहा हूँ कि युवा है ना, युवा इस 5 तारीख की क्रांति के बाद युवा भी अपनी शादियां बौद्धिज्म की तरीके से करवा रहे हैं, विचार बदल रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि निश्चित समय में फटाफट हो जाएगा, लेकिन वो हजारों साल की गुलामी छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, युवा बुद्ध की ओर चल रहा है। युवा पीढ़ी अपने आप को अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्ति के लिए ललायत है। तो सर आप कह रहे हैं ये 5 तारीख के बाद हुआ है, तो पिछले 70 साल से जो बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी नेता थे वो क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी था, लेकिन इस 5 तारीख से और भी ज्यादा क्रांति आई है। ऐसी बात नहीं, उन लोगों ने अपने समय में बहुत काम किया है। हम भी 2004 में बने थे, 2001 में 4 नवंबर 2001 में आदरणीय सर कैसे काम किया है? सर काशीराम साहब कहते थे सम्राट अशोक का भारत बनाना है, और बहन जी कहती हैं उनकी शिष्या है वो आज तक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाई। ऐसा है, देखिए वो उनका तो कह रही हैं परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे भारत। देखो वो एक राजनेता भी हैं और राजनेता में सबको लेकर के चलना पड़ता है, वो उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन हम जो समाज की बात करते हैं, समाज के ऊपर बोलते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में ये सम्राट अशोक का भारत समाज में आ रहा है, क्योंकि सामाजिक क्रांति हो रही युवाओं के अंदर। देखिए नेता अपनी वो राजनीति नहीं करेंगे तो उसको सब में लेके चलेंगे। तो बुद्ध बन के भी तो राजनीति की जा सकती है सर। ऐसा है, देखिए मतलब बुद्ध बन जाएंगी तो फिर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा? नहीं, वो ऐसा है, वो सपोर्ट आप देख ले राजेंद्र पाल गौतम जी का क्या हुआ है, आप देख लीजिए कितना सपोर्ट है। लेकिन जो समाज के लोग इस रास्ते पर चले हैं वो आज भी डटे हुए हैं। बुद्धिज्म में कहते हैं जातिवाद खत्म हो जाए, खुद राजेंद्र पाल गौतम जी का ये मानना है, लेकिन कहाँ खत्म हुआ है, खुद वही भुगत रहे हैं। ऐसा है, पूरे समाज की यूनिटी की बात करते हैं। जब जब जागृति आएगी, वो देखा पहले तो सबसे पहला अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्ति चाहिए, इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, उसके बाद वो भी कदम आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने जातियों को पनाह दी है। मनुवादियों के ये 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति जो उन्होंने विपक्ष का कार्य किया है, ये भारी पड़ा है या? मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा बहुजन समाज है उसमें ये 22 प्रतिज्ञाओं के प्रति जो उन्होंने आलोचना की है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। क्या बात? युवा जाग रहा है, युवा 22 प्रतिज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं, और इस तरह से मैं कहता हूँ उन्होंने इस जागृति का काम किया है। सर एक सच्चाई बताऊं मैं आपको, युवा आप जो बोल रहे हैं पूरे बहुजन समाज को, सिर्फ एक जाटव समाज का आदमी ही बाहर निकल के आया है युवा, बाकी कोई दूसरा आपके साथ नहीं है बौद्ध धर्म के नाम पर? नहीं, ऐसा देखिए वो आप यहाँ पर कम से कम नहीं तो 8-10 MLA वाल्मीकि समाज से आते हैं लाला की दुकान में, मैं ये कोई एक समर्थन में नहीं आया अभी तक। मैं ये समझता हूँ जिन्होंने कुर्सी से लगाव हो वो कभी इस मैदान में नहीं आएंगे, क्योंकि कुर्सी से लगाव करते करते हमारे बहुत नेता मर गए, आज उनको पड़ोसी भी नहीं जानते हैं। लेकिन जब समाज का कोई नेतृत्व करता है, साहब कांशीराम का नाम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में काम किया है, साइकिल को चला करके राज दिलाया है, इसलिए हम उनसे जुड़े हुए, जमीन से जुड़े